भगत सिंह ने उस समय जिसकी जो कोई भी सूचना लाया होगा जेल में, उसको 1 मिनट के लिए डांटा, कहा कि चुप रहो। क्या तुम अभी ये देख नहीं रहे हो कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है? और महज कुछ पन्ने उस पुस्तक के बाकी रह गए थे। वह जो जेल का कर्मी आया था उनको बुलाने के लिए, वो देख करके चकित रह गया कि ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति को अभी फांसी होने वाली है और वो पुस्तक पढ़ने में इतना तल्लीन है, उसको इसकी कोई चिंता ही नहीं, इसका कोई खौफ ही नहीं कि अभी कुछ पलों के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। और वो एक पुस्तक पढ़ रहा है, वो इतना दत्तचित होकर पढ़ रहा है कि कह रहा है कि चुप रहो, देख नहीं रहो कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। इसके बाद 2-3 पेज जो बचे थे, जल्दी जल्दी भगत सिंह ने उसको पढ़ा। उसके बाद पुस्तक को एक और रखा और बड़ी खुशी के साथ उठ करके खड़े हो गए और कहे कि चलो। एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अजीत सिंह आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज मैं आप सबका अभिवादन इनकलाब जिंदाबाद के नाम से करना चाहता हूं, क्योंकि आज के हमारे वीडियो का विषय ही कुछ ऐसा है। वैसे तो इनकलाब का नारा गढ़ा था अल्लामा इकबाल ने, लेकिन जन जन तक इसे नारे के रूप में पहुंचाने का कार्य किया था शहीद आजम भगत सिंह ने। वर्ष 2008 में इंडिया टुडे पत्रिका के द्वारा एक सर्वेक्षण करवाया गया था। उस सर्वेक्षण में देश के लोगों ने माना था कि उस समय भगत सिंह, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भी कई गुना अधिक पसंदीदा क्रांतिकारी और राष्ट्रनायक के रूप में लोगों के दिलों में विद्यमान थे। और समय के साथ भगत सिंह की ये जो लोकप्रियता है वह ध्रुव तारे की तरह से लगातार और चमकती जा रही है। एक ऐसा महान क्रांतिकारी जिसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेने वाला क्रांतिकारी, जिसने दुनिया में किसी की आवाज नहीं सुनी, केवल आवाज यदि सुनी तो अपनी आवाज सुनी, अपने दिल की आवाज सुनी। भगत सिंह को आमतौर पर जिस रूप में पढ़ा और पढ़ाया जाता रहा है, आज अपने इस वीडियो में उससे लीक से हट करके मैं भगत सिंह के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगत सिंह पर इस प्रकार का कोई भी वीडियो शायद ही आपको देखने को मिला हो, या पुस्तकों में भी इस प्रकार से सारे तथ्यों का विवेचन शायद ही आपको मिला हो। भगत सिंह केवल एक बम और पिस्तौल चलाने वाले सामान्य क्रांतिकारी नहीं थे। भगत सिंह जितने बड़े क्रांतिकारी थे, कहीं उससे भी अधिक महान चिंतक थे। वह साम्यवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रेरित थे, रूसी क्रांति से अत्यधिक प्रेरित थे, लेनिन के विचारों से और मार्क्स और एंगेल्स के विचारों से अत्यधिक प्रेरित थे, और वे पूर्ण रूप से एक नास्तिक थे। उनका ये मानना था कि मानव ज्ञान की अपनी जो सीमाएं हैं, मनुष्य की जो अपनी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों और सीमाओं के चलते मनुष्य ने अपने ईश्वर को स्वयं ही गढ़ा है। आप सब जानते होंगे कि साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया जाता है, वहां पर धर्म को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने तो खुले रूप में धर्म को जनता और समाज के लिए अफीम की संज्ञा दी है, जिसके नशे में एक आम व्यक्ति अपने शोषकों को
ठीक से पहचान नहीं पाता है और इसलिए वह क्रांतिकारी चेतना से युक्त नहीं हो पाता है। भगत सिंह पर इन विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आश्चर्य होता है कि एक 23 वर्ष का नवयुवक, 23 वर्ष में तो वो मर ही गए थे, उनको फांसी हो गई थी। वैचारिक परिपक्वता उनकी इसके बहुत पहले 16-17 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो गई थी और उनका ये मानना था, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, कि बम और पिस्टल क्रांति नहीं करते हैं, बम और पिस्टल क्रांति नहीं करते हैं, क्रांति की तलवार में धार उसे वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। इसलिए भगत सिंह वैचारिक दृष्टि से कितने परिपक्व थे, भगत सिंह के इस एक विचार से हमें जानकारी मिलती है। बहुत कम उम्र से भगत सिंह पंजाब में पंजाबी, उर्दू और हिंदी के अखबारों में कुछ न कुछ लिखा करते थे और सैंडर्स की हत्या के बाद जब वो कानपुर आ गए, उसके बाद भी गुपचुप रूप में उन्होंने इस तरह का कार्य किया और उसके पहले भी एक बार जब उनकी शादी की बात चल रही थी तो उससे नाराज होकर के वो कानपुर चले आए और उस समय के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवीर के छद्म नाम से वो लेखन कार्य किया करते थे। तो वे उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत अधिक शौक था। उनके बचपन के एक मित्र थे जयदीप, उनके माध्यम से वे बहुत सी किताबें मंगा करके पढ़ा करते थे, जिसमें कि फ्रेडरिक एंगल्स की, कार्ल मार्क्स की, बर्ट्रैंड रसेल की किताबें बहुत अधिक संख्या में वो पढ़ना पसंद करते थे। उनका ये मानना था कि क्रांतिकारियों के लिए दो अपरिहार्य क्वालिटी या गुण होने चाहिए। ये दो इंडिस्पेंसेबल ट्रेट्स रिवॉल्यूशनरीज के लिए उन्होंने बतलाए। एक तो ये कि उन्हें किसी भी चीज की निर्मम आलोचना करने के लिए तैयार होना चाहिए। परंपरा के नाम पर या रूढ़ि के नाम पर या किसी भी नाम पर किसी भी चीज को आंख मूंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। और दूसरा, उनका ये मानना था कि एक क्रांतिकारी को हमेशा ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग अर्थात स्वतंत्र सोच का व्यक्ति होना चाहिए। वास्तव में क्रांतिकारी वो नहीं है जो कि आमतौर पर जिसे हम मान करके चलते हैं कि वो हिंसक साधनों का सहारा लेकर के परिवर्तन करना चाहता है, बल्कि वास्तव में क्रांतिकारी वो है जो अपने विचारों से क्रांति पैदा करता हो। भगत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप भगत सिंह को मार सकते हैं, भगत सिंह के शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन भगत सिंह के विचारों को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि भगत सिंह का जो बल था वह क्रांतिकारी कार्यों पर तो था, लेकिन उनके जो क्रांतिकारी कार्य थे वास्तव में उनके क्रांतिकारी विचारों का प्रतिफलन मात्र थे। वह एक क्रांतिकारी चिंतक थे और उनकी यह जो क्रांतिकारी सोच थी वो बहुत ही परिपक्व थी। उतने अल्पायु में जिस प्रकार की वैचारिक परिपक्वता उनमें हमें दिखाई पड़ती है वह शायद आज बहुत महान लोगों में भी नहीं होगी, जो समय के प्रवाह में अपने वैचारिक चिंतन में बहुत प्रकार का घालमेल कर लेते हैं। जैसे भगत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं मानव हूं और वो हर चीज जो मानवता को प्रभावित करती हो मैं उससे प्रभावित होता हूं। इस प्रकार से उनकी जो दृष्टि थी वो पूरी तरह से मानववादी थी। कई धरातलों पर महात्मा गांधी और भगत सिंह में स्पष्ट रूप से अंतर है।
एक शांति के मसीहा हैं, तो दूसरे क्रांति दूत हैं। लेकिन यहां पर दोनों एक धरातल पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं, महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों ही, क्योंकि दोनों ही अंततः मानवतावादी हैं। वो मानवतावाद की जो उनकी दृष्टि है, वो दृष्टि दो अलग अलग प्रक्रियाओं से विकसित होती है, लेकिन अंतिम जो लक्ष्य है दोनों का वो है मानवतावाद। भगत सिंह केवल देश की राजनीतिक आजादी के पक्षधर नहीं थे। भगत सिंह ये कहा करते थे कि केवल सत्ता परिवर्तन अर्थात ब्रिटिश शासन का अंत करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है इस व्यवस्था को बदलना, जो कि शोषण और अन्याय पर आधारित है, जो अमानवीय है। इस व्यवस्था को बदलना, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए पहले उन लोगों को देश से भगाना आवश्यक था जिन्होंने हमारे देश को पराधीन बना रखा था, अर्थात अंग्रेज। इसलिए उनका जो प्रथम लक्ष्य था देश की आजादी, लेकिन ये उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। यदि भगत सिंह जिंदा रहे होते तो वो शायद भारत के महानतम विचारकों और चिंतकों के रूप में आज पढ़े और पढ़ाए जा रहे होते, और भारत में उनकी वही भूमिका होती और उसी रूप में याद किए जाते जिस रूप में कि सोवियत संघ के अंतर्गत, साम्यवादी रूस के अंतर्गत कार्ल मार्क्स और लेनिन को याद किया जाता था और पूजा जाता था। एक ऐसा विचारक, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसके हृदय में देशभक्ति की भावना हिलोरें लेती थी। एक अत्यंत युवा, कहें कि एक किशोरावस्था का एक व्यक्ति, लेकिन उसमें चरित्र की इतनी अधिक दृढ़ता थी। आज के समय में जब लड़के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के भावनाओं में बहे होते हैं, उस समय में भी मात्र 16 वर्ष की अवस्था में जब उनकी विवाह की बात उनके परिवार में उठाई गई, तो भगत सिंह के मन में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा था कि यदि मेरा विवाह होगा तो मेरी मौत से होगा। मेरे जीवन का लक्ष्य इस देश की आजादी है। और केवल ये नहीं कि भावना के प्रवाह में वो ऐसा बोल गए, बल्कि उन्होंने फ्रेडरिक एंगिल्स की एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ी थी, जिसका नाम ही है फैमिली, स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। इस पुस्तक में फ्रेडरिक एंगिल्स ने फैमिली और विवाह के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए थे। जो पुस्तकें भगत सिंह पढ़ा करते थे उनका अपनी डायरी पर एक शार्ट नोट तैयार कर लिया करते थे, तो इस पुस्तक से उन्होंने कुछ शार्ट नोट भी तैयार किए थे, जिसमें विवाह के बारे में भी उन्होंने उसमें से एक नोट तैयार किया था। और विवाह के बारे में शायद भगत सिंह के भी विचार कुछ ऐसे ही रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने इसको नोट किया था, जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि विवाह के दोष खास तौर से एक दीर्घकालिक लगाव, इसमें 10 में से 9 मामलों में व्यभिचार का एक पक्का प्रशिक्षण स्कूल होता है। अर्थात वे विवाह की संस्था को अधिकांशतः मामलों में व्यभिचार के प्रशिक्षण स्कूल के रूप में मानते थे, इसलिए विवाह जैसी संस्था में उनका बहुत अधिक विश्वास नहीं था। दूसरी बात ये कि उनको ये लगता था कि ये एक बंधन है और इस बंधन में बंध करके हम अपने जीवन के अन्य उद्देश्यों से, और जो मुख्य उद्देश्य था
देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराना, उससे वे वंचित हो जाएंगे। इसलिए वो इस जाल में कभी भी उलझना ही नहीं चाहते थे। यही कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगत सिंह अपने बातों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रखते थे, तो उन्होंने शेर में अपनी इस बात को एक जगह लिखा कि वो कहते हैं कि अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। पूरा शेर कुछ इस तरह से है कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहता हूं तो इनकलाब लिख जाता है। तो इस तरह से इनकलाब की जो चेतना है, क्रांति की जो चेतना है, उनके ऊपर इतना अधिक हावी थी कि और किसी भी दुनियावी चीज से, सांसारिक चीज से उनका किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। इस संसार के का कोई भी आकर्षण उन्हें छू नहीं सकता था। देश प्रेम की भावना से वो इतना अधिक लबरेज थे, उन्होंने खुद लिखा कि मर के भी मेरे दिल से न निकलेगी वतन की उल्फत, मर के भी मेरे दिल से न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। तो भगत सिंह के कार्यों में भी, केवल विचारों में और बोली से नहीं, उनके कार्यों में भी इस बात की हमें स्पष्ट रूप से झलक मिलती है कि वह जनता को वैचारिक दृष्टि से जगाना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर जब उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका बटुकेश्वर दत्त के साथ, तो एक तो वो बम के साथ जो पैम्पलेट फेंका गया था उस पर साफ लिखा था कि हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना, घायल करना नहीं था, बल्कि बहरों को उनकी नींद से जगाना था। और उसके बाद उन्होंने क्रांति अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और साम्राज्यवाद का नाश हो नारा लगाया, और उसके बाद वो वहां से भागे नहीं। वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन फिर उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि वे गिरफ्तार होते तो मुकदमा चलता, और जैसा हुआ तो वहां पर जेल में बहस के दौरान, कोर्ट में बहस के दौरान उनको अपनी बातों को कहने का मौका मिलता। और वही हुआ जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पर सैंडर्स की हत्या के आरोप में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, तो वह मुकदमा लंबे समय तक चला। और उस दौरान जब कोर्ट में वे जाते थे तो अपनी बात को रखा करते थे, बेखौफ होकर के लोग जेल से कोर्ट तक आते थे, जाते थे, और उसके से संबंधित समाचार छपते थे। तो लोगों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खौफ खत्म होता था। भगत सिंह के इस बेखौफ अंदाज को देख करके लोगों में भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खौफ खत्म होता था। और भगत सिंह यही चाहते थे कि लोगों को मानसिक रूप से निडर बनाना चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खात्मा तब तक संभव नहीं था जब तक कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो भय उनके दिलो दिमाग पर हावी कर दिया गया था, उस मानसिक स्तर पर उसके भय को समाप्त न किया जाए। यही काम भगत सिंह के द्वारा किया गया। यही कारण है कि महात्मा गांधी भगत सिंह के बहुत समर्थक नहीं थे, आलोचक थे, लेकिन उन्होंने ये बात कहा था कि इन वीरों को मौत से डर नहीं लगता था, ये निडर थे, और इनकी निडरता के लिए इनका सम्मान किया जाना चाहिए, इनका आदर किया जाना चाहिए, इनकी प्रशंसा किया जाना चाहिए। हालांकि
जब 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, तो उस समझौते के तहत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जिनके ऊपर कोई क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित या आपराधिक मामले, हिंसक मामले नहीं थे, उनको रिहा करने के लिए ब्रिटिश सरकार सहमत हो गई थी। उस दौरान इस समझौते की शर्त के रूप में महात्मा गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ कराने का कोई मुद्दा नहीं उठाया और इसके लिए महात्मा गांधी की बड़ी आलोचना की गई और आज भी उसके लिए उनकी आलोचना की जाती है। हालांकि ये एक तथ्य है कि महात्मा गांधी ने इरविन को एक पत्र लिखा, हालांकि वो पत्र बहुत बाद में लिखा। जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई उसी दिन 23 मार्च 1931 को सुबह एक पत्र लिखा था गांधी जी ने इरविन को, और उसमें उन्होंने कहा था कि यदि इन लोगों की सजा माफ कर दी जाए तो ठीक होगा। बस एक विचार के रूप में व्यक्त किया था, लेकिन इसको टर्म और कंडीशन के रूप में नहीं रखा। उस समझौते को मानने के लिए हम कह सकते हैं कि एक औपचारिकता का निर्वाह मात्र गांधी जी ने किया। गांधी जी भगत सिंह के इन क्रांतिकारी विचारों से सहमत नहीं थे। उनका यह मानना था कि इस प्रकार के रास्ते को अपना करके देश का कोई लाभ नहीं होगा या देश को आजादी प्राप्त नहीं होगी। और एक जगह तो गांधी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू हो गई, खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय तलाशने लगेंगे। अर्थात गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि ये लोग इस प्रकार की क्रांतिकारी घटनाओं को घटित करके जनता में शोहरत या लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और अपने कार्य को न्यायपूर्ण ठहरा रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। अब ये गांधी जी की अपनी दृष्टि थी और इन क्रांतिकारियों की अपनी दृष्टि थी। दोनों की विचारधारा की जो शैली थी, उस शैली के आधार पर सोचा जाए तो अपने अपने जगह पर दोनों सही प्रतीत होते हैं। क्रांतिकारी चेतना अलग थी, गांधी जी की अपनी विचारधारा अलग थी। अब भगत सिंह में एक विशेष बात थी कि उनकी दृष्टि एकदम साफ थी और वह ये जानते थे कि सर्वस्व बलिदान के बिना देश की आजादी संभव नहीं है। तभी वो गाया करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम जानते हैं कि अंतिम समय तक क्रांतिकारी चेतना से भगत सिंह इतने भरे हुए थे कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उस समय भी भगत सिंह एक क्लारा जेटकिन की लिखी हुई पुस्तक, जो कि लेनिन से मुलाकात और बातचीत के आधार पर अपने स्मृति के रूप में क्लारा जेटकिन ने लिखा था, जिस पुस्तक का नाम ही है रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन, अर्थात लेनिन की स्मृतियां या लेनिन की यादें। तो उस पुस्तक को उस समय पढ़ रहे थे भगत सिंह, जिस समय कि उनको बुलावा आया फांसी के लिए, फांसी के फंदे पर झूलने के लिए। भगत सिंह ने उस समय जो कोई भी सूचना लाया होगा जेल में, उसको 1 मिनट के लिए डांटा, कहा कि चुप रहो, क्या तुम अभी ये देख नहीं रहे हो कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और महज कुछ पन्ने उस पुस्तक के बाकी रह गए थे। वह जो जेल का कर्मी आया था उनको बुलाने के लिए, वो देख करके चकित रह गया कि ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति को अभी फांसी होने वाली है और वो पुस्तक पढ़ने में इतना तल्लीन है, उसको इसकी कोई चिंता ही नहीं, इसका कोई खौफ ही नहीं कि अभी
कुछ पलों के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। और वो एक पुस्तक पढ़ रहा है, वो इतना दत्तचित होकर पढ़ रहा है कि कह रहा है कि चुप रहो, देख नहीं रहो कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। इसके बाद 2-3 पेज जो बचे थे, जल्दी जल्दी भगत सिंह ने उसको पढ़ा। उसके बाद पुस्तक को एक और रखा और बड़ी खुशी के साथ उठ करके खड़े हो गए और कहे कि चलो। यहीं पर उनकी वैचारिक परिपक्वता और वैचारिक ईमानदारी भी इतनी अधिक थी, जिसका एक और प्रमाण है कि जो जेल में ग्रंथी था, तो ग्रंथी ने, जो हम कह सकते हैं कि जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं, मुसलमानों में मौलवी होते हैं, उसी तरह से सिखों के लिए ग्रंथी, तो उन्होंने कहा कि अब ये आपका आखिरी समय है, आप जो है गुरुबाणी वगैरह का पाठ करना चाहो, जो वाहे गुरु को याद करना चाहो तो याद कर लो। तो भगत सिंह ने साफ तौर पर मना कर दिया, कहा कि बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आज तक तो, अभी तक तो मैंने उसे कभी याद नहीं किया, और अब इस अंतिम समय में, अपने मौत के कुछ समय पहले यदि मैं उसका नाम लूंगा तो वो कहेगा, मतलब ईश्वर कहेंगे कि यह नास्तिक तो था ही, इसके साथ ही साथ बेईमान भी था, कि आज तक तो इसने मेरा नाम कभी याद नहीं किया, और आज जब मौत सामने खड़ी है तो मौत के डर से मुझे, अर्थात भगवान को याद कर रहा है। और इस प्रकार से उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक या कुछ भी नहीं किया अंतिम समय में। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी के ऊपर तो देश के लोग या तमाम इतिहासकार आरोप लगाते ही हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी की सजा माफ हो जाती, लेकिन स्वयं भगत सिंह क्या चाहते थे? तो भगत सिंह बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी की सजा माफ हो। यहां तक कि उनके पिताजी ने और उनके भाई ने इस दिशा में कोशिश की थी कि उनकी सजा को माफ कराया जाए, तो भगत सिंह ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि वे जो है अंग्रेजों के सामने अपने किसी ऐसे कार्य के लिए, अपनी जान बचाने के लिए माफी मांगे, जो कार्य उन्होंने अपने पूरे होशो हवास में, पूरे सोच विचार के साथ किया, और जिस कार्य को उनकी अंतरात्मा बिल्कुल ही गलत नहीं मानती थी, क्योंकि उनका मानना था कि जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक लाला लाजपत राय की हत्या की गई, ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा, स्कॉट के आदेश पर, भूलवश स्कॉट की जगह पर सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, तो वह पूरे भारत के स्वाभिमान पर चोट था। वह अत्यंत बर्बर कार्य था। इसके लिए अंग्रेजों को सजा दी ही जानी चाहिए थी। यह पूर्ण रूप से न्यायोचित था, और यदि अपने इस कार्य के लिए मुझे अपराध बोध या क्षमा मांगना पड़े, तो फिर तो मेरा संपूर्ण उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार थे, लेकिन कभी भी उन्होंने क्षमा मांगने की किसी भी प्रकार के विचार को कभी अपने मन में लाया ही नहीं। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि जब आखिरी समय में भगत सिंह की माताजी जब भगत सिंह से मिलने वाली थी, तो भगत सिंह ने अपनी मां से ये कहा था कि मां, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, तुम भगत सिंह की मां हो, और यदि तुम्हारे आंखों में लोग आंसू देखेंगे तो कहेंगे कि देखो भगत सिंह की मां रो रही है। भगत सिंह जैसे सपूत को पैदा करने वाली वीरांगना मां रो कैसे सकती है? तो इस प्रकार के महान क्रांतिकारी के साथ साथ महान चिंतक और विचारक थे भगत सिंह, जिनके हृदय में
शोषितों की, मजलूमों की, भारत के सबसे गरीब, सबसे पीड़ित की पीड़ा हमेशा रहती थी। और वो केवल अंग्रेजों के अन्याय और शोषण के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि इस संपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे जिसमें कि शोषण और अन्याय पनपता है। और इसी दृष्टि से वो सच्चे मानवतावादी थे। भगत सिंह हर युवा के आदर्श हैं और पूरी दुनिया के युवकों के आदर्श हैं, न कि केवल भारतीय युवकों के। और बाल्यावस्था से मेरे वो आदर्श रहे हैं, इसीलिए मुझे कर्तव्य बोध हुआ कि भगत सिंह पर भी मुझे कुछ कहना चाहिए, आप लोगों से साझा करना चाहिए। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इस एक्सीलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।